नमस्कार, आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम एक नए अध्याय से शुरुआत करते हैं। आज का जो अध्याय है वो कारक है, ठीक है? आज हम कारक पढ़ेंगे। तो कारक क्या है? ठीक है? आज हम पढ़ेंगे कारक। तो कारक क्या है? कारक को एक और नाम से जानते हैं, जिसको आप कहते हैं परसर्ग, ठीक है? जिसको आप कहते हैं परसर्ग। तो कारक को ही हम परसर्ग कहते हैं। और देखा जाए तो एक नाम और भी बोलते हैं कारक को, विभक्ति। विभक्ति या फिर क्या बोलते हैं? या फिर परसर्ग बोलते हैं। कारक को हम क्या क्या बोलते हैं? या तो परसर्ग बोलते हैं या विभक्ति, या दोनों बोलते हैं, कारक या परसर्ग बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा के बारे में कि कारक होता क्या है। तो दोस्तों वह शब्द, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का, परिभाषा देखते हैं। वे शब्द, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सीधे सीधे किससे जोड़ते हैं? क्रिया से जोड़ते हैं। क्रिया से जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। तो दोस्तों कारक क्या है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सीधे क्रिया से जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कारक कहलाते हैं। ठीक है? इसी प्रकार डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार अगर कारक की परिभाषा देखा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। ठीक है? उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। और कारक के अगर प्रकार की बात किया जाए तो कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के अगर प्रकार देखा जाए तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। कुल 8 प्रकार के होते हैं। यानी कारक को क्या क्या कहते हैं? कारक को विभक्ति या प्रसर्ग भी कहते हैं। तो कारक होता क्या है? वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सीधे क्रिया से जोड़ता है हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इस समय दशहरा चल रहा है, तो दशहरा के लिए सबसे क्या है? सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है कि राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने, यहाँ पे देखते हैं, राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा। बाण से मारा। तो राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ जो ने है और जो के है वो क्या है? वही कारक है। यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सीधे क्रिया से जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कारक कहलाते हैं। तो राम ने रावण को मारा, राम ने मारा, किसको मारा? रावण को मारा। यानी राम का संबंध किससे है? रावण से है। और संबंध कौन बना रहा है? या तो वो संबंध को बना रहा है। यानी राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को मारा। को क्या है? संबंध जोड़ रहा है। ने क्या है? ने भी संबंध जोड़ रहा है। और बाण से मारा यानी बाण से मारा। तो बाण से मारा यानी से भी संबंध है। तो क्या है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सीधे क्रिया से जोड़ते हैं वही क्या कहलाते हैं? वही कारक कहलाते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है? अब देखेंगे कारक के प्रकार। अब कारक के प्रकार की बात करते हैं। तो जैसे यही सेम उदाहरण है। कारक के प्रकार अगर देखें, वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार हमने बताया ना कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध
सूचित हो उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। और उसी प्रकार एक और परिभाषा देखिए, एक और परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध हो। यानी राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने मारा, किसको मारा, रावण को मारा। तो ने रावण यानी संबंध जोड़ रहा है, को राम ने रावण को मारा, किससे मारा, बाण से मारा, बाण से मारा से क्या है, से संबंध जोड़ रहा है। तो यानी क्या हो गया, वे संज्ञा या सर्वनाम जो जिसका संबंध सीधे क्रिया से हो वो क्या कहलाते हैं, वही कारक कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है। तो देखते हैं, जैसे कारक विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। यानी ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि कारक का प्रयोग क्या है, कारक का प्रयोग सीधे कब होगा, संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही होगा। कारक का प्रयोग जब भी होगा कब होगा, संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही होगा। ठीक है। अगला है कि दूसरा नोट है, तो ये ध्यान दीजिएगा जरा। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। जैसे किसी वाक्य में कई कारक हो सकते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से, राम ने को और से क्या है, कई कारक हैं, कई कारक हैं। एक वाक्य में कई कारक हो सकते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन एक शब्द में सिर्फ एक ही कारक होगा। यानी जिस शब्द के बाद अगर कोई जुड़ रहा है, एक ही कारक जुड़ सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए, उसके बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम होना ही चाहिए। तो वही ये कहना चाह रहा है कि एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। ठीक है, एक ही कारक होगा। अगला है जरा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान दीजिएगा। अगला है कि अगला है कि कारक के प्रकार देखा जाए तो कारक के कुल कितने प्रकार है, कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है और संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान कारक होता है, अपादान कारक होता है, ठीक, संबंध कारक होता है और अधिकरण कारक होता है। और 8वां क्या है, 8वां है संबोधन कारक होता है। ठीक है, 8वां क्या है, 8वां संबोधन कारक होता है। क्या है, 8वां क्या है, 8वां संबोधन कारक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये नोट जो है 1 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और कारक के कुल प्रकार थोड़ा सा इसमें जो है, ठीक है, पीपीटी में आज थोड़ा दिक्कत हो गया है तो इसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो वही है, कारक के प्रकार देखा जाए तो कुल 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है और करण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, अपादान कारक होता है, संबंध कारक होता है और क्या है, अधिकरण कारक होता है और लास्ट में 8वां संबोधन कारक होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे एक हम टेबल देखेंगे, क्या है, देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, अगर संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर देखा जाए, कारक कुल 6 ही प्रकार के माने जाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कारक कितने प्रकार के होते हैं, कुल 6 प्रकार के होते हैं। और अगर ऐसे देखा जाए क्रिया के साथ अगर देखेंगे तो क्या है, कारक कुल कितने प्रकार के हो जाएंगे, कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम 8 प्रकार को देखते हैं। तो दोस्तों कारक कैसे लिखा जाता है, कारक लिखा जाता है जैसे कारक ये है आपका, चिन्ह ये है और अर्थ ये है। तो जैसे क्या है कि कारक ये है, चिन्ह ये है और अर्थ इधर है। इधर क्या लिखते हैं हम, इधर हम लिखते हैं विभक्ति। ठीक है, इधर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विभक्ति। ठीक है, एक टेबल हम इधर बना दे रहे हैं, बना देते हैं, एक टेबल हम इधर बना देते हैं। एक टेबल इधर बना दिए, तो इधर हम लिख देते हैं विभक्ति।
ठीक है, विभक्ति लिख देते हैं। तो क्या है, इधर विभक्ति है। अब जैसे कर्ता ने, ठीक है, ये दोस्तों याद ही करना पड़ेगा, यानी इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस बना के हम याद करते हैं तो बहुत आसानी से याद होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से और संबंध का की के, ना नी ने और रा री दे, ठीक है। यानी कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, नानी ने, रा री रे, अधिकरण में या पर, संबोधन से या हे या अरे या अजी, ठीक है। तो हमको ध्यान देना है, यानी संबंध, जैसे संज्ञा सर्वनाम तक मेन याद कर लेंगे तो ये दो याद ही हो जाता है। अगर हम देखेंगे संज्ञा सर्वनाम के आधार पर टोटल 6 याद करेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, संबंध का की के, नानी ने, रारी रे, ठीक है, अधिकरण में या पर। तो संबोधन का मतलब ही होता है अरे, जैसे कोई भी संबोधन पुकार रहा है, मतलब कोई भी पुकारता है, हे राम, ये क्या हो गया, हे राम ये क्या हो गया। तो हे राम, हे राम के क्या है, एक संबोधन वाक्य है। उसी प्रकार अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, अरे क्या है, एक संबोधन है। तो हम एक एक बात करते हैं। जैसे कर्ता कारक, जैसे क्या है, कर्ता कारक में हमेशा क्या है, उसके चिन्ह जो होते हैं ने का प्रयोग होगा। यदि कोई वाक्य में राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो इसमें अगर पूछा जाए कि कर्ता कारक कौन है, तो आप मतलब इसमें कौन सा कारक है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि सर इसमें क्या है, कर्ता कारक होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि राम ने खाना खाया, ने कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। वही कह रहे हैं, ये टेबल अगर आप याद कर लेंगे तो कारक आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा या संप्रदान को के लिए, अपादान से या संबंध का के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में और पर। सिंपल सा है, एक सेंटेंस बना के आप याद कर सकते हैं। जैसे फिर अगर क्या है, इसी में है कर्म कारण, कर्म कारक में जैसे, जैसे क्या है, जैसे राम ने रावण को मारा यानी क्या है, कर्म कारक हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार देखा जाए कर्ता कारक का क्या है, चिन्ह अगर ने है तो इसको क्या बोलते हैं, इसका अर्थ होता है काम करने वाला। जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है, वो कर्ता होता है, यानी कर्ता कारक होता है। उसी प्रकार कर्म कारक को जो उसका चिन्ह होता है वो को होता है, मतलब जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। अभी हम एक एक को विस्तृत बातें, मतलब एक एक कारक की हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इसके अर्थ क्या होते हैं। उसी प्रकार जैसे करण कारक है, करण कारक मतलब से या द्वारा, से या द्वारा, इसका क्या, इसका अर्थ जो होता है इसके द्वारा, यानी कर्ता काम, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, संप्रदान को के लिए, तो इसका जो है जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी जिसके लिए क्रिया किया जाए या की जाए, से क्या है, वही क्या होता है, वही संप्रदान कारक होता है। और अपादान, जो अपादान कारक होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे अपादान का जो चिन्ह होता है वो से होता है, ठीक है। यानी से का अर्थ क्या है, अलगाव के अर्थ में होना चाहिए। से का जो चिन्ह होता है वो अलगाव के अर्थ में होता है। जैसे इसी प्रकार इसका यहाँ पे दिया हुआ है अर्थ जिससे अलगाव हो। उसी प्रकार संबंध कारक में का की के, ना नी ने और रा रे रे, इसका अन्य पदों के साथ संबंध होता है। उसी प्रकार अधिकरण कारक में और पर होता है इसका चिन्ह। इसमें क्या होता है, क्रिया का आधार होता है। इसका क्या होता है, इसका क्रिया का आधार होता है। और जैसा हमने बताया संबोधन कारक में हे राम, अरे ये क्या हो गया, तो ये सब क्या है, ये मतलब संबोधन का चिन्ह, किसी को पुकारना या बुलाना, ठीक है, किसी को पुकारना या बुलाना, तो ये हो गया। तो हम पहले जो है कर्ता कारक के बारे में बात करते हैं कि कर्ता कारक होता क्या है। कर्ता कारक वही देखिए, ये जो दूसरा टेबल है,
जैसे हमने बताया ना, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा। एक लाइन क्या है, ये होगा संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कारक। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऊपर ये लिख के ये वाला टेबल बनाइएगा। 6 ही प्रकार के होते हैं, बाकी जो क्रिया के साथ अगर जोड़ा जाएगा तो टोटल 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पहला कर्ता कारक। ठीक है, जैसा कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक जो काम करने वाला होता है, काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे परिभाषा देखा जाए कि वे शब्द जिस रूप से क्रिया यानी कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, कर्ता कारक की अगर परिभाषा देखा जाए, वे शब्द जिससे काम करने वालों का बोध हो यानी काम करने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक यानी काम करने वाला, सीधे सिंपल शब्दों में कहा जाए कि काम करने वाला ही क्या है? कर्ता कारक। ठीक है, काम करने वाला क्या है? कर्ता कारक है। जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने कर बताया ना क्या है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को यानी कर्ता ने, तो जब ने आया है तो आंख बंद करके आप क्या सीधे सीधे ये कर्ता कारक होगा। यानी शिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, क्योंकि चिन्ह इसका क्या है? ने आ गया है। कर्ता ने कर्म को, याद करिएगा, मतलब टेबल आपको याद होना चाहिए। बिना टेबल याद किए आप कर्ता कारक कोई भी कारक नहीं याद कर सकते या नहीं पहचान सकते हैं कि यह कौन सा कारक है। ठीक है, इसलिए एक वाक्य बनाकर पहले आपको याद करना होगा। जैसे दूसरा उदाहरण, मुकेश ने खाना खाया, मुकेश ने खाना खाया, मुकेश ने खाना खाया यानी ने कौन सा चिन्ह है? कर्ता कारक। ठीक है, मुकेश ने खाना खाया क्या है? मुकेश ने खाना खाया यानी कर्ता कारक है। तो वही क्या कहे, हमारी परिभाषा भी क्या कह रही है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया या कार्य करने वाले का बोध हो क्या कहते हैं? उसे कर्ता कारक कहते हैं। मुकेश ने क्या खाना खाना क्या है? क्रिया ही तो है, मतलब खाना खा रहा है क्या है? क्रिया, क्रिया ही है। शिक्षक पढ़ा रहा है तो पढ़ाना एक क्रिया ही तो है, पढ़ाना एक क्रिया ही तो है। उसी प्रकार राम ने दूध पिया, पिया पीना, पीना क्या है? पीना यानी क्रिया कर रहा है भाई। और उसी प्रकार ने क्रिया कर रहा है, क्रिया के ठीक पहले यानी संज्ञा सर्वनाम के ठीक बाद क्या है? कर्ता ने, राम ने दूध पिया, शिवानी ने पत्र लिखा, शिवानी ने पत्र लिखा। हालांकि शिवानी ने कभी पत्र नहीं लिखा, लेकिन फिर भी देखते हैं शिवानी ने पत्र लिखा। लिखा मतलब ने लिखा, शिवानी ने लिखा, ने मतलब कर्ता कारक। ठीक है, तो ये है हमारे कर्ता कारक। ठीक है, उसी प्रकार इसमें कुछ नोट है, जैसे कुछ वाक्यों में क्या है? विभक्ति छुपी हुई होती है और ऐसी विभक्ति को शून्य कारक या क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष या जीरो विभक्ति कहते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष या जीरो विभक्ति कहते हैं। ये चीजें आप नोट करिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कुछ वाक्यों में कारक या विभक्ति छुपी हुई होती। ठीक है, जैसे उसमें दिखता नहीं है, जैसे है चंद्रमा चमकता है। ठीक है, चंद्रमा चमकता है, तो चमकना ये क्या है? कार्य कर रहा है, चमकना एक कार्य कर रहा है। अब कह रहे हैं कि सर इसमें ने नहीं लिखा हुआ है, तो दोस्तों यही नोट कह रहा है कि क्या है? कुछ कारक में विभक्ति छुपी हुई होती है, तो इसमें विभक्ति क्या है? छुपी हुई है। इसमें चिन्ह भी छुपा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको एक नाम से और जानते हैं, कर्ता कारक के साथ साथ इसमें क्या है? इसमें जीरो विभक्ति या क्या होता है? जीरो विभक्ति कहते हैं या अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, जीरो विभक्ति या अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्ता कारक। तो इसको इसी प्रकार लड़की स्कूल जाती है, तो जाना एक क्रिया कर रही है, लड़की स्कूल जा रही है। ठीक है, या जाती है, तो लड़की जाती है यानी क्रिया कर रही है। अब इसमें कहेंगे कि विभक्ति छुपी हुई है, इसमें क्या होता है? इसमें विभक्ति छुपी हुई है, तो कुछ वाक्य में विभक्ति छुपी हुई होती है, वो भी कर्ता कारक ही होते हैं, लेकिन उनको एक और नाम से जानते हैं, जिनको क्या कहते हैं? जिनको शून्य कारक
या अप्रत्यक्ष कारक या जीरो विभक्ति करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। हरीश ने क्या है, अखबार पढ़ा। तो पढ़ना एक क्रिया है दोस्तों। पढ़ना क्या है, पढ़ना एक क्रिया है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको देखने को मिल गया तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये तो कर्ता कारक होगा ही। लेकिन दोस्तों ये तो होगा ही, साथ साथ इसके ऊपर वाले जितने एग्जाम्पल है ये भी कर्ता कारक होंगे, लेकिन इसमें विभक्ति छुपी हुई होती है। ठीक है, इसमें विभक्ति छुपी हुई होती है, ये सब ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, अगला कारक जो है वो कर्म कारक पे बात करते हैं। कर्म करने वाला क्या है, वही होता है वाक्य में जिस क्रिया से कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में जिस क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कर्म कारक वो होता है जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी कार्य करने का जिस पर प्रभाव पड़े क्या होता है, वही कर्म कारक होता है, वही कर्म कारक होता है। यानी सीधे सीधे यही कह रहा है कि जिस पर किए गए कार्य का सीधा प्रभाव पड़े या सीधे प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, नोट, जैसे कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, जैसे हमने बताया कि कर्ता ने कर्म को, तो जो कर्म कारक का चिन्ह है वो क्या है, को है। ठीक है, कर्ता ने कर्म तो को का क्या है, को जो है कर्म कारक का चिन्ह है। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे नो, किंतु यह चिन्ह भी कई स्थानों पर नहीं लगता है। यानी जैसे जैसे हमने पहले पढ़ा ना, जैसे क्या है, शून्य कारक में हमने पढ़ा, शून्य कारक में कभी कभी क्या होता है, कर्ता कारक के अंतर्गत जो शून्य कारक होते हैं, शून्य कारक में कभी कभी चिन्ह छुपे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब कभी कभी चिन्ह छुपे हुए होते हैं, तो क्या हो गया, उसी प्रकार इसमें भी है कि किंतु क्या है, यह चिन्ह भी कई स्थानों पर नहीं लगते हैं। तीसरा है कि जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए वह क्या होता है, वह कर्म कारक होता है। जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए वो क्या होती है, वो कर्म कारक होती है। और अगला देखेंगे कि जहां दिशा की बात हो जाए, यानी जहां दिशा की बात हो, किसी भी दिशा की बात हो जाए, ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कहीं जहां दिशा की बात हो वहां क्या होता है, वहां हमेशा कर्म कारक होता है। उसी प्रकार जहां गमन, यानी जहां गमन या जाने की बात हो, यानी अगर किसी वाक्य में कहीं जाने की बात हो रही है तो वो क्या होगा, वो कर्म कारक होगा, वो कर्म कारक होगा। तो ये नोट आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो को होता है, इसका चिन्ह होता है वो को होता है, और कभी कभी यह चिन्ह भी नहीं दिखाई देते हैं वाक्य में। कर्म कारक के वाक्यों में कभी कभी चिन्ह भी को नहीं दिखाई देता है। और तीसरा है कि दिशा, कोई भी दिशा हो, यानी दिशा का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, किसी वाक्य में अगर दिशा का बोध हो रहा है वो कर्म कारक होगा। चौथा क्या है, चौथा ये है कि कहीं जाने या गमन की बात हो, यानी कहीं अगर जाने की बात हो रही है, जाने का बोध हो रहा है किसी वाक्य में, वो क्या होगा, वो कर्म कारक होगा। ठीक है, वह कर्म कारक होगा। उदाहरण देखा जाए, माता जी कपड़ों को साफ कर रही हैं, माता जी कपड़ों को साफ कर रही हैं। तो इसमें आपको को चिन्ह तो दिख गया, इसमें आपको को चिन्ह दिख गया, यानी क्या है, माता जी कपड़ों को साफ कर रही हैं। ठीक है, यानी कार्य का सीधे प्रभाव पड़ रहा है। माता जी क्या है, कपड़ों को धो रही हैं, तो को क्या है, वो आपका कर्म कारक है। वो क्या है, वो कर्म कारक है। माँ ने बच्चों को सुलाया, इसमें क्या है, इसमें को कारक है। और ये बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ये बताया था एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं किंतु एक शब्द में सिर्फ एक ही कारक होगा। तो इस वाक्य में आपको कितने कारक दिख रहे हैं, इस वाक्य में आपको 2 कारक दिख रहे होंगे। कौन कौन से, एक कर्ता दिख रहा होगा, एक कर्म दिख रहा होगा। एक कर्ता कारक दिख रहा होगा, एक कर्म दिख रहा होगा। जो ने है वो कर्ता कारक है, जो को है वो क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, वो क्या है,
माँ ने बच्चों को सुलाया, यानी बच्चों को सुलाया क्या है, कर्म का बोध हो रहा है कर्ता ने, और यहाँ पे क्या माँ ने, ठीक है, कर्ता का बोध हो रहा है। तो एक वाक्य में क्या हो, कई कारक हो सकते हैं, किंतु एक शब्द में सिर्फ एक ही कारक होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तीसरा है कि अध्यापक छात्रों को पीटता है, तो यहाँ भी अगर आप को दिख रहा है कि को क्या है, को कहीं ना कहीं क्या है, कर्म कारक है, क्योंकि आप चिन्ह देख रहे हैं, ठीक है, को का चिन्ह आप देख रहे हैं। उसी प्रकार बड़ों को सम्मान देना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना, तो देखिए बड़ों को सम्मान देना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, यानी को, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, को चिन्ह दिख गया तो आप सीधे सीधे कहेंगे क्या है, ये कर्म कारक है। लेकिन ये है क्या है, सड़कों को चारों तरफ दीवार है, हम बोला अभी कि अगर कहीं किसी दिशा का बोध होगा, जिस वाक्य में किसी दिशा का बोध हो रहा है, यानी कारक की जिस वाक्य में किसी दिशा का बोध होगा, वो सदैव कर्म कारक होंगे, ठीक है। जैसे सड़कों के चारों तरफ दीवार है, चारों तरफ दीवार है, चारों तरफ यानी दिशा का बोध हो रहा है, तो ये कर्म कारक हो जाएंगे। उसी प्रकार हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें इससे दो चीजें मतलब निकल के आ रही। पहली चीज है, जिस चीज में क्या है, दिशा का बोध हो रहा हो, यानी जिस वाक्य में दिशा का बोध हो रहा हो वो कर्म कारक हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि हमने कर्म कारक में ये भी बताया कि कभी कभी चिन्ह हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इस वाक्य में क्या है, सड़कों के चारों तरफ दीवार है, यानी क्या है, सड़कों के चारों तरफ दीवार है, तो यहाँ वो जो चिन्ह है, यानी कर्म कारक का जो चिन्ह को है वो क्या है, वो विलुप्त है। कर्म कारक का जो को चिन्ह है वो विलुप्त है, तो विलुप्त है, कभी कभी हमें चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन क्या है, वो वाक्य भी कर्म कारक हो सकते हैं। और दूसरी बात, जिन जिन वाक्यों में दिशाओं का बोध होगा वो सदैव क्या होंगे, वो कर्म कारक हो गए चारों तरफ, यानी दिशा का बोध हो रहा है। अगला देखते हैं, पुलिस चोर को पकड़ेगी, चोर को पकड़ेगी, तो ये सिंपल सा है, ठीक है, दिख गया। तो ये जो है ये हमारे कर्म कारक के उदाहरण है। तो नोट जो है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कर्म कारक के साथ साथ ये ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या है, चिन्ह भी लुप्त हो सकते हैं। दूसरी बात है दिशाओं का बोध, और कहीं जाने की बात होगी, अगर जाने की बात होगी वहां भी आप कर्म कारक होगा, ठीक है। जैसे एक प्रकार से राम ने दिल्ली से क्या है, दिल्ली से प्रयागराज आया, यानी मुकेश ने दिल्ली से प्रयागराज आया, तो कहीं गमन की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है, तो जहां जाने की बात होगी यानी गमन की बात होगी, वहां भी क्या होगा, वहां भी कर्म कारक होगा। तो ठीक है, ये रहा कर्ता और ये रहा पूरा कर्म कारक के इतने उदाहरण थे। अगली हम कक्षा में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम कौन सा कारक पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम जो तीसरा कारक है करण कारक, ठीक है, तीसरा करण कारक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको कारक अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आपका धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं अगली कक्षा में।